नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम को पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के दो गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंपा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुज़ाने में डायमंड लीग में हिस्सा लेने की पुष्टि की। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के साहिबजादा अजीत नगर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में मुल्लापुर के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये वो स्थल है जहां प्रधानमंत्री लगभग 50 एकड़ में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र पर लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत आई है और 300 बिस्तरों का ये कैंसर अस्पताल उत्तरी भारत के लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 25 और 26 अगस्त को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से आयोजित किया जा रहा है। ये बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इस बीमारी को टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था। स्थानीय सरकारी अस्पतालों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 वर्ष से कम आयु के 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के HFMD के लक्षणों में बुखार आना, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना शामिल है। इसकी शुरुआत हल्के बुखार से होती है और भूख कम लगती है और बेचैनी रहती है। देश में अब तक 210 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुओं में लंपी वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सभी पशु मेलों पर रोक लगा दी है और गौशालाओं में लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रशासन को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की उपलब्धता के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT से ये सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने को कहा है कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी शुल्क ढांचे के कारण अध्ययन करने से वंचित न रह जाए।
कल नई दिल्ली में IIFT के 55वें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने देश और विदेश के जाने माने स्कूलों में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए संस्थान की सराहना की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस नीति में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य कथित रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। ईडी जांच के दौरान इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या इस योजना और संबंधित संस्थाओं की नीति निर्माण में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों ने पीएमएलए की परिभाषा के अंतर्गत गलत तरीके से आय के साधन उत्पन्न किए और क्या अवैध या बेनामी संपत्ति तैयार की। प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है। सीबीआई ने आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई स्थानों पर छापे मारे थे। श्री सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के कई विभाग हैं। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के 2 विरोधी गुटों की याचिका 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के अधिकार तथा न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दलों के चुने गए और नामित सदस्यों के दल बदल रोकथाम के प्रावधान है और इसमें दल बदल के खिलाफ कड़े नियम है। पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की याचिका संविधान पीठ के समक्ष कल प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वे शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना घोषित करने और चुनाव निशान धनुष और तीर आवंटित करने की याचिका पर अगली सुनवाई होने तक कोई आदेश न पारित करें। बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज हो रहा है। सदन की कार्यसूची में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा शामिल है। श्री सिन्हा ने कल कहा था कि वे अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगे, बल्कि वे सरकारी कार्य पहले निपटाने के लिए बाध्य हैं। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पार्टी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। 5 लाख रुपए तक की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से छोड़ा गया। स्वदेशी मिसाइल का निर्माण और विकास डीआरडीओ ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के एक पोत से उच्च गति के मानव रहित हवाई लक्ष्य भेदने के लिए किया गया, जिससे इसकी वर्टिकल प्रक्षेपण क्षमता प्रदर्शित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी और कहा कि इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार ने पाकिस्तान की तरफ गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये घटना इस वर्ष मार्च में हुई थी। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल का दागा जाना एक दुर्घटना थी। इस मामले में तथ्यों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 3 अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ताशकंद यात्रा के पहले दिन कल श्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता के दौरान तीनों देशों के साथ रक्षा सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की गई, जिसमें पारस्परिक सहयोग का विस्तार करने के लिए मार्गों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम को पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के दो गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंपा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में हिस्सा लेने की पुष्टि की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ करेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम के नायकों पर ऑनलाइन गेम्स की श्रृंखला है। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। एक रिपोर्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। विद्यार्थियों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन नवाचार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच उत्पाद नवाचार, समस्या समाधान और आउट ऑफ द बॉक्स सोच की संस्कृति को विकसित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले के 5वें संस्करण में 15,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,500 से ज्यादा मेंटर्स हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बांटने के बजाय लोगों को हमेशा सशक्त बनाने में विश्वास किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा गरीब, वंचित महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, इसको वो सार्थक रूप में जीते हैं। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका आचार विचार, सोच विचार, उनका कार्य करने का ढंग हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित है। हर पल दुनिया में इस तरीके से 20 साल 21 साल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में काम करना, ये एक मिशन के रूप में जीते हुए मोदी जी ने इसको पूरा किया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 26 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लुजाने में डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाग लेंगे। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाले नीरज अपनी कमर की चोट से उबर चुके हैं। नीरज खराब स्वास्थ्य के कारण बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। डायमंड लीग में 6 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे जो ज्यूरिख में 7 और 8 सितंबर को होने वाले बिग फाइनल में भाग लेंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज के इस संस्करण में हम आपको 14 जनवरी 1980 से 21 अप्रैल 1997 तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्रीमती गांधी ने 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मृत्यु पर्यंत इस पद का दायित्व निभाया। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने और 2 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 10 नवंबर 1990 तक ये पद ग्रहण किया। और हम जानते हैं अगर भारत को सबल करना है तो हमको उद्योग को भी सबल करना होगा। उद्योग की हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बिना एक सशक्त औद्योगिक आधार के भारत सबल नहीं होगा, उसको हम मजबूती से करेंगे। और इसमें विशेष रूप से निर्यात की ओर भी हमको ध्यान देना होगा और छोटे लघु उद्योगों की ओर भी हमको ध्यान देना होगा। और जो लाल फीते शाही के अंदर हमारे उत्पादन की शक्तियां जो बंधी रही हैं, उद्योग के दृष्टि उस लाल फीते शाही को भी हमको काट करके उत्पादन की शक्तियों को अग्रसर करना। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। SAARC came into being despite the problems, large and small, which have existed between the member countries. While these differences impose a certain discipline on our agenda, cooperation within the framework provided by SAARC should help to create a new climate by the resolution of these differences. Economic cooperation among the South Asian countries has its own logic and compulsion. PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक इस पद पर बने रहे। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। आखिरी 10वां चुनाव अभी हाल में संपन्न हुआ। इन चुनावों में हमने आपकी प्रसन्नता देखी, आपकी नाराजगी देखी, लेकिन समय समय पर जो भी आपने हमें प्रदान किया उसे हमने सिर आंखों पर लगाया और आप ही के आदेश पर हम चलते रहे। हम आपके हैं, आप में से आते हैं, आपके रहेंगे, यही हमारा पता है, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा हमें किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। HD देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद संभाला और 21 अप्रैल 1997 तक वो पद पर रहे। I, HD Devegowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as Prime Minister for the Union, that I will do right to all manner of people except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली और वो 19 मार्च 1998 तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। That I will uphold the sovereignty and integrity of India,
that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without consideration. कल के संस्करण में हम आपको 19 मार्च 1998 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी देंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है भारत और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय इतिहास और विरासत के बारे में स्वतंत्र शोधकर्ता नीरा मिश्रा और पत्रकार पूर्णिमा शर्मा। कुछ समय पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुर्गा पूजा यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध गरबा नृत्य इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। नीरा मिश्रा जी, आपकी इस विषय में क्या राय है? ये बहुत ही हर्ष की बात है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में जो धरोहर है, जिनको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल कहते हैं, उनमें गरबा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सालाना पर्व है गुजरात का, जिसमें कि पूरा गुजरात एक उत्सव की तरह नाच उठता है। और न सिर्फ गुजरात, पूरे देश में गरबा का एक महत्व फैला हुआ है। और ऐसी धरोहर को अगर हमें विश्व में मान्यता मिलती है तो सचमुच ही ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। वैसे तो लगभग हर त्योहार पर लोग गरबा करते हैं, लेकिन इसके रंग नवरात्रि समय में देखने को ही मिलते हैं और ये हर शहर में देखा जाता है। रात में एक जगह है तरनेतार, और ये तरनेतार वो पॉइंट है कि जब अर्जुन और द्रौपदी कृष्ण से मिलने द्वारका जा रहे थे तो ये वहां पे उन्होंने विश्राम किया था। और उस जगह हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, तरनेतार उत्सव, और वहाँ पे भी गरबा की एक बहुत बड़ी महत्व है। ज्यादातर नवरात्रि के समय 9 दिन जब हम मात्र शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं, पूरा वातावरण में एक शक्ति जागती है, तो गरबा इतना पॉपुलर है। और ऐसी इंटेंजिबल हेरिटेज को हम लोग यूनेस्को में इसको प्रिजर्व कराना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि ये हमारी महत्वपूर्ण धरोहर है, इसको हमेशा के लिए मानचित्र पे पूरी दुनिया में इसको बैठाया जाए। नीरा जी, इस लिस्ट में आने से गरबा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस लिस्ट में आने से गरबा की महत्व पूरी दुनिया में फैलेगा। अभी तक तो हम लोग ज्यादातर हमारे देश के विभिन्न भागों में और स्पेशली गुजरात में इसका महत्व था, और हमारा जो डायस्पोरा बाहर है, अमेरिका में है या यूरोप में है, उनके बीच में ये सीमित रहता था। लेकिन जब ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया तो इसका महत्व पूरे विश्व में जाएगा कि ये गरबा भारत की एक बहुत ही सम्माननीय धरोहर है। गरबा की जो बेसिक थीम होती है वो एक तरह का उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, आपसी दोस्ती का सेलिब्रेशन है, कृष्ण राधा का सेलिब्रेशन है, द्रौपदी अर्जुन का सेलिब्रेशन है। गरबा का एक महत्व और बढ़ेगा और पूरे देश में और पूरे विश्व में इसका फैलाव और जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फायदे क्या रहते हैं? भारत की करीब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, टेंजिबल साइट। हमारे 2 तरह की हेरिटेज होती है यूनेस्को के अंदर, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो होती है जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे मंदिर है, जैसे हमारा सन टेम्पल है, या लास्ट ईयर हमारा वो रमप्पा मंदिर बना था, फिर धोलावीर बना था, इस तरह आगरा फोर्ट है, जो बावली है गुजरात की, ऐसी जगह जगह ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल में हमारे पास लास्ट ईयर, जैसे आपने कहा कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल को दर्ज किया गया था, लेकिन उसके पहले एक छाव नृत्य है। छाव नृत्य उड़ीसा और बंगाल का है, जिसमें कि वो कहते हैं वॉरियर डांस है, जिसमें कि वो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी उसमें धर्म युद्ध में, तो उसका अलग अलग सीन को डिपिक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे और भी इंटेंजिबल जो हमारी धरोहर है वो सब आए हैं, तो करीब 14 तो इंटेंजिबल हैं और 40 टेंजिबल साइट्स हैं। इन संस्कृत मंत्र भी एक इंटेंजिबल हेरिटेज में इसको प्रोटेक्ट करा गया है। तो मंत्र की वैल्यू कितनी बढ़ गई है आप आज जानेंगे कि जगह जगह लोग मंत्र को जाप करते हैं, मंत्र के बारे में जानने की उत्सुकता उनमें आती है कि भाई ये मंत्र क्या है। नीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय इतिहास और विरासत के बारे में स्वतंत्र शोधकर्ता नीरा मिश्रा और पत्रकार पूर्णिमा शर्मा। केरल में मौसम विभाग ने इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज वर्षा का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश रुक गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायुसेना अधिकारियों के साथ भी बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों के संबंध में चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि बचाव अभियान में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम और विदिशा में 2-2, जबलपुर, सीहोर, भोपाल और गुना में एनडीआरएफ की 1-1 टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2 और गुना में 3 टीमें नाव के माध्यम से लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। आगरमालवा, रतलाम और शाजापुर जिलों में भी लगातार नजर रखी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इधर राजस्थान में कोटा संभाग में लगातार तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई क्षेत्रों का गांवों से संपर्क टूट गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। और मनोज, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के फरीदाबाद और पंजाब में आज अस्पतालों के लोकार्पण किए जाने की खबर अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, फ्लाईओवर सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला पंजाब दौरा आज। अमर उजाला की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन के लिए 3 साल की सजा के कानून को निरस्त किया। कहा, जब्ती का प्रावधान मनमाना। 2016 से पहले के मामलों पर नहीं होगी कार्रवाई। गलती से ब्रह्मोस चलने पर रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई को भी लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने की खबर है, आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चीन को घेरा। दोहरे मानदंडों को लेकर किया आगाह। क्या यथास्थिति बदलने की कोशिश करने वाली कोई भी बलपूर्वक या एक तरफा कार्रवाई साझा सुरक्षा सिद्धांतों का उल्लंघन होगी। हरिभूमि ने लिखा है, आतंकवाद पर यूएन के मंच से भारत ने लगाई चीन और पाकिस्तान को फटकार। अमर उजाला ने आत्मनिर्भर भारत तकनीकी उत्कृष्टता का अद्भुत नमूना शीर्षक से लिखा है, भारत में बने विमान वाहक पोत IAC विक्रांत का निर्माण 4 एफिल टावर जितने स्टील से हुआ है। इस पर लड़ाकू विमानों सहित एक साथ 30 विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 4 गैर टरबाइन हैं जो 88 मेगावाट ऊर्जा पैदा करती हैं। बिजनेस भास्कर ने शेयर बाजार के रुझान पर लिखा है, 2 दिन की गिरावट थमी, बाजार उतार चढ़ाव के बाद मजबूत होकर बंद हुआ। राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली की सड़कों पर बिना वजह बैरिकेड लगाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय की नाराजगी खबर के साथ लिखा है, कानून व्यवस्था के विशेष आयुक्त को पेश होने के लिए बुलाया। कहा, मानव रहित बैरिकेड बड़े यातायात जाम की वजह बनते हैं। राजस्थान पत्रिका ने एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है, कोरोना ने बदली सोच, विवाह के समय अतिथियों की सूची हुई छोटी, मात्रा नहीं गुणवत्ता पर ध्यान। नवभारत टाइम्स ने एक अध्ययन का जिक्र करते हुए लिखा है, हरे भरे इलाकों में तापमान में 6 डिग्री की कमी देखी गई है। पर्यावरण और तापमान के लिए वाहनों और वातानुकूलन से निकलने वाली गर्मी को कम करने और ऐसे उपायों को बढ़ावा देना जरूरी है जिससे हरियाली को बढ़ावा मिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम को पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्र ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी टोमेटो फ्लू से बचने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद के मामले को संविधान पीठ को सौंपा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का
सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।